तो आज हम गहराई से समझने वाले हैं हरियाणा की एक विधानसभा सीट बड़ौदा को। यहाँ के चुनावी नतीजे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, यह सियासत का एक बहुत बड़ा सबक है। 4.34%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, समझिए, ये एक चाबी है जो एक राजनीति विरासत, एक बगावत और बड़ौदा के भविष्य की पूरी कहानी का ताला खोल देगी। तो ये हैं 2024 के नतीजे। कांग्रेस, जो इसे अपना गढ़ मानती है, बस कुछ ही वोटों से जीती। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी अपनी ही विरासत वाली सीट पर हारते हारते बची। इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने के लिए हम इसे इन 6 हिस्सों में देखेंगे। जीत कितनी नाजुक थी, वहां की जमीन की हकीकत क्या है, इतिहास क्या कहता है, किले में दरारें कहां से आईं, आगे का रास्ता क्या हो सकता है और आखिर में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस जीत की जो बस किनारे पर आकर मिली। देखते हैं कि एक बिखरे हुए मुकाबले के असल आंकड़े हमें क्या बताते हैं। नक्शे पर ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये है बड़ौदा। हरियाणा के सोनीपत जिले की यही वो विधानसभा सीट है जो हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। एक ऐसा सियासी मैदान जहां कई ताकतें एक दूसरे से टकराईं। जीत कितनी नाजुक थी, ये आंकड़ा खुद गवाही देता है। सोचिए, लगभग 1,30,000 वोट पड़े और हार जीत का फैसला हुआ सिर्फ 5,500 वोटों से। मतलब मुकाबला बिल्कुल कांटे का था और जो जनादेश मिला वो बहुत ही कमजोर था। लेकिन ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, असली कहानी तो जमीन पर है, लोगों के बीच। तो चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़कर बड़ौदा की मिट्टी की नब्ज को महसूस करते हैं। तो आखिर ये बड़ौदा के मतदाता हैं कौन? देखिए, यहाँ का सामाजिक ताना बाना बहुत दिलचस्प है। यहाँ जाट समुदाय का बड़ा प्रभाव है, खासतौर पर मलिक और नरवाल गोत्र के लोग। और इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है खेती। लेकिन साथ ही चमार समुदाय और दूसरे पिछड़े वर्गों की भी एक बहुत बड़ी और अहम आबादी है। और जब हम इन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में झांकते हैं तो ये मुद्दे सामने आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चिंता है खेती किसानी की। कभी पानी भर जाता है तो कभी सिंचाई के लिए पानी ही नहीं मिलता, और ऊपर से फसलों का सही दाम भी नहीं। दूसरी बड़ी आग है बेरोजगारी की, जो नौजवानों को घर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, यही वो चिंगारियां हैं जो तय करती हैं कि वोट किस तरफ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब अचानक हुआ या फिर ये एक लंबी कहानी की ताजा कड़ी है। आइए अब जरा मतपेटी से निकलती पुरानी आवाजों को सुनते हैं। इससे पहले कि हम इन आंकड़ों में और गहरे उतरें, एक बात याद रखना जरूरी है। हमारे लोकतंत्र में हर आवाज, हर चिंता मायने रखती है। हमारे संवैधानिक मूल्य हमें हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना सिखाते हैं, और इन मुद्दों पर खुलकर जिम्मेदारी से बात करना ही एक जागरूक समाज की नींव है। इसी सोच के साथ चलिए इन आंकड़ों को देखते हैं। अब इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। 2009 में देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 60% था, एक तरफा जीत। लेकिन 2024 तक आते आते ये सिमट कर 42% पर आ गया है। अब जरा बीजेपी के सफर पर नजर डालिए। 2009 में महज 1% से थोड़ी ज्यादा और आज 17% से ऊपर। ये एक धीमी लेकिन लगातार जमीन बनाती हुई चाल है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस का इतना मजबूत किला दरकने लगा? अब हम इसी की पड़ताल करेंगे। वो कौन सी दरारें हैं जो अंदर से और बाहर से इस गढ़ को कमजोर कर रही हैं? इस चार्ट को देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। समस्या की जड़ है घर की लड़ाई, यानी गुटबाजी। जो वोट कांग्रेस को मिले और जो वोट कांग्रेस के ही बागी उम्मीदवार को मिले, अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो ये आंकड़ा लगभग 80% हो जाता है। मतलब साफ है, वोट बाहर नहीं गया, वोट घर में ही बट गया, और इसी बंटवारे ने जीत के अंतर को इतना कम कर दिया। और यहीं पर सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए, पार्टी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी पुरानी विरासत, हुड्डा और नरवाल परिवार का नाम। और सबसे बड़ी कमजोरी, वही आपसी फूट। एक ही ताकत अपनी ही कमजोरी से लड़ रही थी। ये एक ऐसी जंग थी जो पार्टी बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर लड़ रही थी। चलिए, समस्या की पहचान तो हो गई, लेकिन एक अच्छे रणनीतिकार का काम सिर्फ समस्या बताना नहीं, समाधान देना होता है। तो अब बात करते हैं समाधान की। बड़ौदा के लिए एक मजबूत खाका, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें जीत का 4 सूत्रीय सिद्धांत और 90 दिनों का एक्शन प्लान शामिल है। इस रणनीति को हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, यानी एक 4 आयामी स्ट्रैटेजी। पहला चेहरा है पहचान का, मतलब उम्मीदवार धरती का बेटा हो, लोगों को अपना लगे। दूसरा मुद्दे, यानी लोगों की असली परेशानियों का हल निकालना। तीसरा चेहरा है गठबंधन का, सिर्फ अपने कोर वोटरों तक सीमित न रहकर समाज के हर तबके को साथ लाना।
और चौथा और सबसे जरूरी, संचालन, यानी जमीन पर एक ऐसी मशीनरी जो चुनाव के दिन तक काम करे। और इस सिद्धांत को जमीन पर उतारने का यह है 90 दिनों का प्लान। चुनाव से 90 दिन पहले सारे नेताओं को एक मंच पर लाना और लोगों की सुनना। 60 दिन पहले सही संदेश को सही लोगों तक पहुंचाना शुरू करना। 30 दिन पहले जमीनी अभियानों और रैलियों में पूरी ताकत झोंक देना। और आखिरी 10 दिनों में ये पक्का करना कि हर एक वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। लेकिन क्या चुनाव जीत लेना ही मंजिल है? हमारा ये आखिरी हिस्सा इसी बड़े सवाल से जुड़ा है, शासन ही लक्ष्य। क्योंकि चुनाव जीतना सफर की शुरुआत है, अंत नहीं। और यहीं पर आज के दौर में शासन का एक अहम पहलू सामने आता है, डेटा और निजता। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत लोगों की जानकारी को संभालने के साथ सहमति और उद्देश्य की जिम्मेदारी भी आती है। एक अच्छा शासन इसका सम्मान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा का इस्तेमाल नैतिक रूप से लोगों की भलाई के लिए हो, न कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। चुनाव सिर्फ सत्ता हासिल करने की एक कवायद नहीं है, बल्कि ये बेहतर शासन देने के लिए सिस्टम बनाने का एक मौका है। इसका असली मकसद है लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, उन्हें अच्छी सड़कें देना, रोजगार के अवसर देना और सरकार में उनका भरोसा कायम करना। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, किसी भी जनादेश की असली कसौटी क्या है? चुनाव में मिली जीत का वो छोटा सा अंतर, या फिर 5 साल बाद लोगों की जिंदगी में आया वो बड़ा सा बदलाव? इस सवाल का जवाब ही हमारे लोकतंत्र की असली सेहत तय करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।